हेलो बच्चों, नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं सभी लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे, बेहतर होंगे और पढ़ाई अच्छी चल रही होगी आप लोगों की। प्रैक्टिस सेट नंबर 8 हम लोग शुरू करने वाले हैं। तो टाइम हो चुका है क्या? हाँ जी, बिल्कुल एग्जैक्ट 9 बज चुके हैं। और ये हमारा कल का होमवर्क क्वेश्चन था। जल्दी से बताएंगे इसका जवाब, फिर हम आज के 20 सवालों को शुरू करते हैं। भाई कोई फ्रैक्शन अगर हमें दिया हो, आरोही अवरोही क्रम में लगाना हो, बहुत सारे मेथड हैं आपके पास, बहुत सारे। अ, एक मेथड मैं बताता हूं, बाकी आपको जो अच्छा लगे उससे ट्राई कर लेना। क्या करना है कि सभी फ्रैक्शन में दो दो जीरो लगा दो। जैसे 5/9 है, ये 4/7 है, ये 3/5 है और ये 2/3 है। सब में दो दो जीरो लगा दो। दो दो जीरो लगाने का मोटिव एक ही है कि डेसिमल वगैरह से थोड़ा सा बचें और एग्जैक्ट कैलकुलेशन के पास पहुंचे। जैसे 9 से जाएंगे, 9×5 = 45, 5×9=45। हालांकि ये 55 पॉइंट समथिंग जाएगा, हम एग्जैक्ट 55 तक ही रखेंगे इसको। 7×5 = 35, 5×7=49, एग्जैक्ट 57 तक रखो। 5×6 = 30, पूरा 60 बार चला गया। ये आएगा 67 के आसपास। अब उसने कहा आरोही क्रम। आरोही क्रम का मतलब है बढ़ता हुआ क्रम, सबसे छोटा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा। तो यहां पर सबसे छोटा कौन सा है? 55। तो पहले नंबर पे ये आएगा, फिर दूसरे पे ये, फिर तीसरे पे ये और चौथे पे ये। यानी कि 5/9, 4/7, 3/5, 2/3, जिस तरीके से सवाल में लिखे हुए हैं ये इनका आरोही क्रम ही है। तो आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, सभी ने कर लिया था क्या इसको? चलो, आज के 20 सवाल इसे देखते हैं। पढ़िए सवाल को और बताइए किस तरीके से होगा। एक कक्षा में छात्रों की कुल संख्या में से 83 सही 1/3% लड़कियां हैं और बाकी लड़के हैं। 60% लड़के और 80% लड़कियां उपस्थित हैं। तो कक्षा में कुल छात्रों का कितना परसेंट अनुपस्थित है? बता सकते हो क्या? बोलिए। क्या जवाब होगा? एलिगेशन मेथड यूज कर सकते हैं हम यहां पर। हो तो सकता है एलिगेशन मेथड, है ना? अगर मैं आपसे पूछूं कि 83 सही 1/3% का फ्रैक्शन क्या होता है, तो डायरेक्ट याद रखना मेरे भाई, 5/6 होता है। 83 सही 1/3% का फ्रैक्शन क्या होगा? 6 होगा। आपको पता है कि बॉयज और गर्ल्स दो समूह की बात हो रही है। उसने कहा 60% लड़के और 80% लड़कियां उपस्थित हैं। और लेकिन हमसे उसने पूछा क्या है, ये बात पे जरा गौर करना। उसने पूछा कक्षा में कुल छात्रों का कितना परसेंट अनुपस्थित है। देखो आपके पास अब दो रास्ते हैं। या तो आप क्या करो कि जो आपको प्रेजेंट यानी कि उपस्थित का परसेंटेज दिया हुआ है, एलिगेशन लगाकर कुल उपस्थित निकाल लो और उसे 100 में से माइनस कर दो। भाई यहां से 60% लड़के और 80% लड़कियां प्रेजेंट हैं, तो फिर टोटल प्रेजेंट परसेंट निकाल के, उपस्थित का टोटल प्रतिशत निकाल के 100 से माइनस कर दो, आपको जो पूछा मिल जाएगा। या फिर क्या करो कि अगर 60% लड़के उपस्थित हैं तो अनुपस्थित कितने होंगे? 40%। अगर 80% लड़कियां उपस्थित हैं तो अनुपस्थित कितनी होंगी? 20%। यहां से जो मिक्सचर एलिगेशन लगा के आएगा वो डायरेक्ट अनुपस्थित का ही आ जाएगा। तो मैं अनुपस्थित का ही परसेंटेज ले रहा हूं। बॉयज 40% एबसेंट, लड़कियां 20% एबसेंट। ओवरऑल एबसेंट पूछा है और नीचे का रेशियो क्या बोला उसने कि 5/6 लड़कियां हैं। यानी कि 6 अगर टोटल हैं तो उसमें से 5 गर्ल्स हैं। तो गर्ल्स के नीचे 5 लिखो। और अगर 6 टोटल हैं, 6 में से 5 लड़कियां हो गई, तो बॉयज कितने बचेंगे? 1। ये बीच वाली वैल्यू आपको निकालनी है। जल्दी से बता दो कैसे कैलकुलेट होगा। भाई 40 एकम 40 प्लस 20×5 100 डिवाइड बाई 5 और 1 6।
तो कितना आएगा 140/6, 2×6 2×7=14, 70/3 या फिर 26 सही 2/3%। तो 26 सही 2/3% ऐसे बच्चे हैं ओवरऑल जो एब्सेंट हैं, जो ओ सॉरी 70/3 है ना, मैंने 80/3 का निकाल दिया। 23×3 = 69, 23 सही 1/3%, बाई मिस्टेक। तो 23 सही 1/3% ऐसे लोग हैं जो ओवरऑल एब्सेंट हैं। 5 इकाई त्रिज्या वाले एक वृत्त में से सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला आयत काटा जाता है, तो बताइए शेष भाग का एरिया कितना होगा। सवालों में दम है, आज के सवालों में दम है भाई। 5 इकाई वाला त्रिज्या वाला वृत्त है और सबसे बड़ा क्षेत्रफल का आयत, ये बात थोड़ी सी आपको अंडरस्टैंड करनी है और चाहो तो दिमाग में रख लेना कि किसी भी वृत्त से अगर मैं, समझना, किसी भी वृत्त से अगर मैं सबसे बड़े क्षेत्रफल वाला आयत काटता हूं ना, तो वो वर्ग बन जाता है। सबसे बड़े क्षेत्रफल वाला आयत, आयत आप जानते हैं क्या कि जितने भी वर्ग होते हैं सभी के सभी आयत होते हैं। भाई वो आयत जिसकी लंबाई और चौड़ाई बराबर हो जाए वर्ग बन जाता है ना। वो रेक्टेंगल जिसकी लेंथ और ब्रेथ इक्वल है वो स्क्वायर बन जाता है। तो अगर उसने बोला है सबसे बड़े क्षेत्रफल वाला आयत निकालना है, तो सबसे बड़े क्षेत्रफल वाला आयत जो निकलेगा वो वर्ग बन के निकलेगा, यानी कि एक ऐसा आयत बन के निकलेगा जिसकी जिसकी चारों भुजाएं बराबर होंगी, तभी वो सबसे बड़ा क्षेत्रफल बन पाएगा, तभी वो सबसे बड़ा क्षेत्रफल बच्चा बन पाएगा। ठीक है, तो यहां पर जो सबसे बड़े क्षेत्रफल का आप आयत निकाल रहे हो ना, वो एक वर्ग बन के निकलेगा जिसकी सारी भुजाएं क्या होंगी मेरे भाई, बराबर होंगी। ये इसकी त्रिज्या है उसकी सर्किल की, और ये इसका क्या हो जाएगा, डायगोनल यानी कि विकर्ण हो जाएगा। तो जो वर्ग का विकर्ण होगा वो इसका डायमीटर यानी कि व्यास के बराबर होगा। अब मैं आपको डायरेक्ट फॉर्मूला बता रहा हूं। तो किसी भी वृत्त के अंदर अगर आप सबसे बड़े क्षेत्रफल का आयत निकालते हो, तो उस आयत या फिर वर्ग का जो एरिया होता है, वर्ग का जो एरिया होगा, क्षेत्रफल जो होगा, वो याद रखना बच्चा 2r² होगा। क्या होगा, 2r²। किसी भी सर्किल के अंदर अगर सबसे बड़े एरिया का रेक्टेंगल आप निकालते हो, सबसे पहली बात वो स्क्वायर हो जाएगा, चारों भुजाएं बराबर हो जाएंगी उसकी, और उसका एरिया होगा 2r², जहां पर r क्या है, सर्किल की रेडियस। अब आपसे कह रहा है शेष भाग का क्षेत्रफल, शेष भाग का क्षेत्रफल यानी कि वो आपसे पूछ रहा है जो ये बचा हुआ भाग है, जो ये बचा हुआ भाग है इसका एरिया। तो क्या करोगे, पूरे सर्किल के एरिया में से यानी कि πr² में से आप इस आयत का या फिर वर्ग का एरिया माइनस कर दोगे। यहां से r² कॉमन ले लूं क्या मैं, तो क्या बचेगा π-2, और r की वैल्यू क्या दी हुई है 5, 5 का स्क्वायर कितना है 25, और π-2। क्या जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी मेरा बिल्कुल करेक्ट है। याद रहेगी ये बात आपको, चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो। आगे बढ़ू, किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर प्राप्त प्रत्येक x% के 2 क्रमागत छूट 331.2 रुपए की एकल छूट के बराबर है। यदि वस्तु का अंकित मूल्य 920 रुपए है तो x का मान बताओ। देखो यहां पर हुआ क्या है कि भैया मार्क प्राइस कितना है 920, कितना है 920, और उसे बेचा कितने में गया है, बेचा गया है सर 331.2 में। ये 2 डिस्काउंट के बाद है, 2 छूट के बाद बेचा गया है, 2 डिस्काउंट दिए गए जिसके बाद, नहीं बेचा गया नहीं, ये डिस्काउंट है, सॉरी ये डिस्काउंट है उसका, है ना, एकल छूट दी हुई है ना, तो इतने रुपए का डिस्काउंट है 331.2 का। अब 2 बराबर प्रतिशत डिस्काउंट दिए गए हैं, अब हमें नहीं पता वो कितने परसेंट के हैं। तो आप क्या करो, क्या कर सकते हो
आप कर सकते हो कि सर जो ये डिस्काउंट दिया हुआ है ना 331.2, इसको परसेंटेज में चेंज कर लो। किसमें चेंज कर लो? परसेंटेज में। तो अगर मैं परसेंटेज में चेंज करता हूं तो मैं कहूंगा यार 331.2 रुपए का डिस्काउंट है, किस पर? अंकित मूल्य पर, और मल्टीप्लाई बाई 100। तो यहां से पॉइंट हटेगा 0, ये गया। अगर मैं कहूंगा कि 23 चौके 92, अगर मैं कहूंगा 23 एकम 23, 10, 23 चौके 92, 23 चौके 92, 4 से जाएगा पूरा 36 बार, यानी कि डिस्काउंट परसेंट जो मिला है मुझे वो 36% मिला है। अब समझना बात को, भाई मुझे 2 डिस्काउंट दिए गए थे, आप पढ़ो। कह रहा है किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर X% की 2 क्रमागत छूट है, X% के 2 सक्सेसिव डिस्काउंट है। अब सक्सेसिव डिस्काउंट का फॉर्मूला जानते हो आप, क्या होता है? A+B माइनस A गुणा B बटे 100। तो अगर X% के 2 सक्सेसिव हैं तो ऑप्शन से वो कौन सा परसेंटेज है? अगर आप एक सीरियस स्टूडेंट हैं, आपने बहुत अच्छे से पढ़ाई की है या कर रहे हैं, तो ये बात आप जानते होंगे ऑप्शन में से कौन सा वो परसेंटेज होगा जिसका एकल बट्टा 36% के बराबर होगा। ये आपने अपने जब चैप्टर पढ़ रहे होंगे 1 या 2-3 बार आपने जरूर देखा होगा। ये क्या आप जानते हैं कि अगर मैं 20% ले लेता हूं तो भैया 20 + 20 माइनस 20 गुणा 20 बटे 100 ही हमें क्या देगा? यही हमें 36% देगा। कितना देगा बच्चा? 36% देगा, और मुझे वही चाहिए था। हालांकि इतना भी करके देखने की जरूरत नहीं है, ये आपकी प्रैक्टिस में इतना आ जाना चाहिए कि जैसे ही आपने 36% देखा और ये 2 क्रमागत छूट होने के बाद 36% का बट्टा बनता है, तो 20% तुरंत आपका जवाब बनना चाहिए। इतनी उम्मीद आपसे की जा सकती है। चलिए आगे। दीप्तेश और तुषार अलग अलग काम करते हुए काम को 9 और 12 दिन में कर सकते हैं। दीप्तेश से प्रारंभ करते हुए यदि वो बारी बारी से काम करते हैं तो कितने दिन में काम पूरा हो जाएगा? अल्टरनेट डेज का काम है। जल्दी से बताइए जवाब। सभी लोग बताएंगे। भाई दीप्तेश और तुषार, दीप्तेश उसे 9 दिन में कर सकता है और तुषार 12 दिन में। एलसीएम कितना हो जाएगा मेरे भाई? 36। 12 × 36, 9 चौक 36। टोटल वर्क और एफिशिएंसी निकाल के तो ऐसे बैठ जाओ जैसे एक दिन पहले घर वाले बोलते हैं कि कल कहीं जाना मत, और सैलून वगैरह से दाढ़ी वगैरह सेट करवा के आ जाना। तो आप ऑटोमेटिक समझ जाते हो कि क्यों ये 2 क्वेश्चन मुझसे किए गए हैं कि कहीं कल जाना मत और दाढ़ी वगैरह बनवा के आ जाना। ये खुद से समझने वाली, आप घर से पूछ, घर वालों से ये क्वेश्चन करते ही नहीं हो, क्यों? समझदार को इशारा काफी है। तो आप पहले से ही तैयार होके बैठ जाते हो, है ना? तो पहले से ही ये टोटल वर्क और एफिशिएंसी निकालकर देखो, जो लोग हंस रहे हैं ना, समझ जाओ वो लोग समझ चुके हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूं। तो भैया दीप्तेश ने काम शुरू किया। क्या किया? सही है। दीप्तेश ने काम शुरू किया, तो पहले दिन किसने काम किया? दीप्तेश ने। कितना काम किया? 4 यूनिट। फिर अगले दिन किसने काम किया? अगले दिन काम किया तुषार ने। उसने कितना किया? 3 यूनिट। तो एक साइकिल 2 दिन की बन गई, और 2 दिन में कितना काम हो गया? 4 और 3 7 यूनिट। यानी कि हर 2 दिन में 7 यूनिट काम हो रहा है, हर 2 दिन में। तो बच्चे आपको क्या करना है, इस 7 को ये मैंने रामबाण सीरीज में कराई है क्लास, अल्टरनेट वाली। तो इस 7 को मल्टीप्लाई करते करते 36 के पास ले जाओ। तो क्या मैं 5 से गुणा कर दूं? आप कहोगे सर 10 दिन में कितना काम हो गया? 35। अभी कितना काम और कराना है? सर 1 यूनिट काम और कराना है। अब इसे करने कौन आएगा? जिसने काम की शुरुआत करी, दीप्तेश ने। तो दीप्तेश एक दिन में 4 काम कर सकता है, हमें तो एक ही कराना है। तो कितना समय लगेगा दीप्तेश को? जितना काम कराना है वो ऊपर रखो,
और दीप्तेश की क्षमता को नीचे रखो। तो भैया 10 प्लस 1/4 कह लो, या 10 सही 1/4 कह लो, और पूरा 36 यूनिट काम हो जाएगा। 4 धाम 40 और 1 41/4 भी आप सवाल के अकॉर्डिंग बोल सकते हो। क्या जवाब होगा? 41/4। एक छात्र के अंक गलती से 72 के बजाय 92 दर्ज कर लिए गए। इस कारण कक्षा का एवरेज अंक 1 की वृद्धि हो जाती है। कितने छात्रों की संख्या है? तो सिंपल क्वेश्चन हो गया, ये तो सिंपल क्वेश्चन हो गया। एक तरफ लिखो सही 72 लिखा जाना था और गलती से 92 लिख लिया, तो अंतर डिफरेंस कितने का आ गया? अंकों में डिफरेंस कितने का आ गया सर? 20 का डिफरेंस आ गया। अब इसी अंतर की वजह से, इसी डिफरेंस की वजह से सभी का एवरेज 1 बढ़ गया। सभी का एवरेज बढ़ गया मतलब जितने भी लोग रहे होंगे सबके पास 1 1 1 1 1 1 एक्स्ट्रा आ गया होगा। ये एवरेज में आपको बहुत डिटेल में पढ़ाया जाता है कि औसत अंक में 1 की वृद्धि, इसका मतलब है कि जितने भी लोग रहे होंगे उस क्लास में सबके अंक 1 1 1 1 बढ़ गए होंगे। यही तो है औसत में वृद्धि, सबका वृद्धि होना। तो यहां पर डिफरेंस कितना है? 20। तो अगर हमें छात्रों की संख्या निकालनी है तो जो डिफरेंस आया है उसे डिवाइड कर दो औसत से, तो आपको पता चल जाएगा कि सर 20 लोग रहे होंगे, उन सभी का एवरेज 1 1 1 1 बढ़ा, तो कुल वृद्धि कितने की हो गई? 20 की वृद्धि, जो कि डिफरेंस के बराबर है। तो आपका जवाब आएगा बच्चा ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल करेक्ट है। आगे बढ़ू। दो संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ का योग और अंतर क्रमशः है 312 और 264 है। कह रहा संख्याओं का योग 168 है, तो बताइए संख्याएं क्या होंगी? कर सकते हो क्या भाई? संख्याओं के एलसीएम को शॉर्ट फॉर्म में एल मान लो और एचसीएफ को एच मान लो। तो एलसीएम प्लस एचसीएफ क्या दे रखा है? 312, और अंतर कितना दे रखा है? 264। क्या यहां से मैं एल और एच की अलग अलग वैल्यूज निकाल सकता हूं? निकाल सकता हूं क्या? अगर मैं एल की वैल्यू निकालूंगा तो दोनों को जोड़िए, 4 और 2 6, 6 और 1 7, 3 2 5, और 2 से डिवाइड कर दीजिए। 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16। अगर मैं एच की वैल्यू निकालता हूं जिसके साथ प्लस और माइनस लगा हुआ है, तो क्या करिए? बड़े में से छोटा माइनस करिए। 12 माइनस 4 8, और 10 में से 6 गया 4, 48 आ गया, और डिवाइड बाई 2, तो ये आएगा 24। यानी कि एलसीएम 288, एचसीएफ आ गया 24। अब सवाल ने कहा है कि संख्याओं का योग 168 है। आपको बहुत डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, ऑप्शन की हेल्प बड़े प्यार से ले सकते हो। अगर हमारे पास एचसीएफ 24 है तो ऑप्शन में चेक करो, जिन संख्याओं का एचसीएफ 24 नहीं होगा वो हमारा जवाब नहीं हो सकता है। 24 का मतलब है कि दोनों संख्याओं में से 24 कॉमन आना चाहिए। भाई एचसीएफ का मतलब होता है कि जो संख्या मैक्सिमम कॉमन आ जाए। तो क्या 72 और 84 में से 24 कॉमन आता है क्या? नहीं सर। 84 में से 24 कैसे ले सकते हो? क्या 92 और 76 में से 24 आ सकता है? कभी नहीं। क्या 60 और 108 में से आ सकता है? कभी नहीं। अगर आप 3 गलत ऑप्शन ढूंढ लेते हो, चौथे को मत चेक करो, मत टाइम वेस्ट करो, लगा के आगे बढ़ जाओ। 24 चौके 96, 24 तिया 72, वही आंसर होगा। लेकिन जो 3 गलत ऑप्शन आप ढूंढ रहे हो, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ वो गलत होने चाहिए। ऐसा नहीं कि हो सकता है गलत, हो सकता है पता नहीं कैसे होगा। अक्षरा और सिद्धार्थ क्रम से 8 किलोमीटर प्रति घंटे और 10 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से पी से क्यू 72 किलोमीटर की दूरी तय करते हैं। सिद्धार्थ क्यू पर पहले पहुंचता है और तुरंत लौटता है। अक्षरा से आर पर मिलता है, तो पी से आर की दूरी बताइए क्या होगी? ये पहले मैं रिप्रेजेंट करता हूं और फिर मैं आपको समझाता हूं कि ये सवाल एक्चुअल में है क्या। भाई मान लो ये डिस्टेंस है पी और क्यू। समझना, जिसको समझ में नहीं आया वो देखो, जिसको आ गया वो कर सकता है। यहां से दो लोग चले हैं, एक है अक्षरा
और एक है सिद्धार्थ। ठीक है, एक ही जगह से कह रहे भैया एक की रफ्तार है 8 किलोमीटर पर आवर और एक की रफ्तार है 10। अच्छा, दूसरे पॉइंट पर सबसे पहले कौन पहुंचेगा? जिसकी रफ्तार ज्यादा है, सिद्धार्थ। अब हुआ क्या, आगे पढ़ो। सिद्धार्थ क्यू पर पहले पहुंचता है और तुरंत वापस लौट जाता है और अक्षरा से आर पर मिलता है। हुआ क्या, दोनों चले, सिद्धार्थ चलता गया, यहां पर पहुंचा और तुरंत वापस मुड़ गया। तुरंत वापस मुड़ गया, तो जब तक अक्षरा चलती हुई यहां तक पहुंची होगी, ठीक है, और वो अक्षरा पर इस पॉइंट पर मिला है। मुझे एक बात बताओ, मैंने और आपने एक जगह से दौड़ना शुरू किया, हमने कहा कि भाई यहां से शुरू करेंगे और वो फलाने टावर तक हमें दौड़ना है। अब मेरी रफ्तार तुमसे ज्यादा है, इस बात में कोई संदेह नहीं है, कभी संदेह हो तो दूर कर लेना, ठीक है, इस वहम को भी। ठीक है, तो मेरी रफ्तार तुमसे ज्यादा है, तुम्हारी कम है। अब हम दोनों ने साथ में दौड़ना शुरू किया। अब हुआ क्या, मैं तुमसे बहुत स्पीड से निकल गया आगे। अब मैं उस पोल तक पहुंचा, तुम बहुत पीछे थे, मैं वापस घूम के तुमसे रास्ते में मिल गया आके। तो क्या जिस समय तक, सुनना मेरी बात, जिस समय तक अक्षरा यहां से यहां पहुंची उस समय तक सिद्धार्थ एंड पॉइंट तक गया और वापस यहां पर आ गया? क्या दोनों का टाइम बराबर है? किसी ने भी ज्यादा टाइम नहीं लिया, क्योंकि दोनों ने साथ में दौड़ना शुरू किया, अक्षरा और सिद्धार्थ ने। जब तक अक्षरा यहां पहुंची तब तक सिद्धार्थ एंड पॉइंट पर पहुंचकर वापस आके यहां मिल गया। मान के चलो 10 मिनट में अक्षरा यहां से यहां पहुंची, मान लो 10 मिनट में, तो 10 मिनट में सिद्धार्थ एंड पॉइंट पे गया, घूम के यहां पर आ गया। तो दोनों का क्या हुआ, दोनों का टाइम बराबर है। इस पॉइंट तक दोनों का क्या है, टाइम बराबर। तो अगर टाइम बराबर होता है तो दुनिया जान गई है अब तो कि जो रेशियो चाल का होगा, स्पीड का रेशियो कितना है 8:10, उसका उल्टा रेशियो, उसका उल्टा रेशियो किसका हो जाएगा, सॉरी सेम रेशियो, अगर टाइम बराबर है तो जो रेशियो चाल का होगा सेम रेशियो दूरी का हो जाएगा। यानी कि अगर अक्षरा ने 4 यूनिट की दूरी चली तो सिद्धार्थ ने चली है 5 यूनिट की दूरी। और अगर मैं आपसे कहूं दोनों ने मिलाकर कितनी दूरी चली है, अक्षरा और सिद्धार्थ ने, सर 5 और 4 9 यूनिट दोनों ने मिलाकर। और यहां पर अगर मैं दोनों की मिलाकर देखूं तो सिद्धार्थ ने पूरी 72 किलोमीटर, यहां से यहां तक गया सिद्धार्थ, और इतनी अक्षरा ने, यानी कि 72 का डबल। भाई एक तो ये अक्षरा ने यहां से यहां तक, एक सिद्धार्थ की वापसी वाली दूरी, तो ये और ये मिलाकर 72 किलोमीटर, और 72 सिद्धार्थ ने पूरी चल गई। तो भैया 72 और 72 144 किलोमीटर की दूरी है जो दोनों ने मिलाकर चली है। 72 कहां से आया, दोनों पॉइंट के बीच की दूरी। तो भैया 5 और 4 9, दोनों ने मिलाकर चली 9 यूनिट दूरी, और यहां से हमने देखा ये 72 और सिद्धार्थ ने पूरी 72, 144, 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 9 एकम 9, 9 छिक्के 54। तो आपसे क्या कह रहा है कि पी से आर तक की दूरी, यानी कि पी से आर जो दूरी अक्षरा ने चली है वो आपसे पूछी है। तो 8 गुणा 16, ओ सॉरी 4 गुणा 1 यूनिट की वैल्यू 16 आएगा 64। तो पी से आर तक की दूरी पूछी है, वो जो अक्षरा ने चली है, आपका जवाब है 64। और ये बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, इसको दोबारा भी देखना पड़े क्लास के बाद तो बिल्कुल भी घबराना मत, देख लेना। यदि धारा के विपरीत चलने वाली नाव की गति 18 किलोमीटर पर आवर है विपरीत, तो धारा की गति क्या होगी? यदि धारा की दिशा में नाव की गति विपरीत वाली गति से 50% ज्यादा है। भाई विपरीत वाली गति तो हमें दे रखी है P माइनस डब्ल्यू 18, और आपसे कह रहा है जो धारा की दिशा में गति है ना, पढ़ो ये लाइन को यहां से, कि धारा की दिशा में जो नाव की गति है विपरीत वाली से 50% ज्यादा है। तो कोई भी वैल्यू अगर 50% ज्यादा होती है तो क्या मेरे भाई, क्या वो 150% हो जाती है? यस। तो 50 दूनी 100, 50 तिया 150, 2 नाम 18 और 9 तिया 27। तो B प्लस डब्ल्यू कितना आ गया 27। आपसे कह रहा है कि धारा की स्पीड बताइए, धारा की स्पीड यानी कि W,
जिसके साथ प्लस माइनस लगा हुआ है। तो क्या करेंगे, बड़े में से छोटा माइनस करो और 2 से डिवाइड कर दो। क्या आएगा बच्चा, 9/2, यानी कि आपका जवाब है 4.5। धारा की गति कितनी है, 4.5 किलोमीटर पर आवर। आगे बढ़ते हैं। एक राशि में हर साल मूलधन से 1/5 भाग की वृद्धि होती है। अगर वर्तमान राशि 10,000 है तो 3 साल बाद कितनी होगी। सो सिंपल, बहुत सिंपल सा सवाल। मैं ये मानता हूं कि हर साल 1/5 की वृद्धि होती है, मतलब 5 में 1 जोड़ो, पहली साल 6 तक, और ऐसा 3 साल तक हुआ है। तो 5 में 6, 5 में 6, 5 में 6, कितना हो गया 125, कितना हो गया 216। सवाल कहता है वर्तमान 10,000 है तो 3 साल बाद कितना होगा। वर्तमान कितना है, वर्तमान है 125, तो 125 यूनिट की वैल्यू कितनी है 10,000, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी 10,000/125। तो 125 से पूरा 8 बार जाएगा और ये 1 जीरो लास्ट में आ जाएगी। 1 यूनिट की वैल्यू 80 हो गई, तो 3 साल बाद कितनी होगी 216 गुणा 80। 0 8 6 48, 4 8 एकम 8 4 12, 8 दूनी 16 1 17, तो 17,280। क्या जवाब है, ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही है, 17,280। ए और बी एक व्यवसाय में क्रमशः 8,000 और 4,000 का निवेश करते हैं, कुल लाभ 6,000 है, तो ए का हिस्सा कितना होगा। भाई ए और बी ने कितना निवेश किया, ए और बी ने निवेश किया है 8,000 और 4,000 का, तो हम कहेंगे 4,000 एकम 4,000, 4,000 दूनी 8,000। अब जो अनुपात निवेश का होगा वही अनुपात लाभ का होगा अगर समय बराबर है। यहां समय बराबर है, दोनों ने साथ में निवेश किया और दोनों का साथ में प्रॉफिट देखा जा रहा है, तो यही रेशियो प्रॉफिट का भी होगा। तो हम कहेंगे 2 और 1 3 यूनिट की वैल्यू 6,000, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी 2,000। आपसे कह रहा है ए का हिस्सा, 2 गुणा 2,000 कितना आ गया 4,000। ए का हिस्सा कितना हो गया बच्चे, ए का हिस्सा हो गया 4,000। चलिए ग्राफ पढ़ लीजिए एक बार, मैं साइड हो जाता हूं। दिया गया दंड आरेख 5 वर्ष 2018 से 22 के दौरान संस्थान ए और बी में नामांकित छात्रों को दर्शाता है। संस्थान ए और बी, थोड़ा करेक्ट कर लेना, ये संस्थान ए है, ये बी है, ठीक है। 2018 में संस्थान ए, 2018 में बी, 19 में ए, 19 में बी, 20 में ए, 20 में बी, 21 और 22, इसी तरीके से 2018 से 2022 तक संस्थान ए और बी में यहां पर दिया हुआ है। चलिए एक बार सवाल देख लेते हैं हम। उसने बोला 2019, 20 और 22 में बी, समझना बात को, 19, 20 और 22 में तो बी, तो बी यानी कि ये वाला, तो 19, 20 और लास्ट का 22 कितना हो गया 350, 375 और 200। जरा जोड़ना कितना आएगा, 3 और 3 6, 6 और 2 8, 75 और 50 125, तो 925 आ गया। तो 19, 20 और 22 में ये आ गया बी। फिर कह रहा 18, 20, 21 में ए। अब 18, 20, 21 में ए क्या आएगा बच्चा, 18, 20, 21 में ए, तो ये रहा ए 18, 20, 21, तो 250 और 150, 400, 400 और 3 700। ये अनुपात हमें बताना है। क्या ये 25 से कटेगा, 25 तिया 75, 25 सत्ते 175, 25 दूनी 50, 25 अट्ठे 200, तो 37 और 28 कहीं ऑप्शन में होना चाहिए यार, ये तो ये रहा 37 और 28 का रेशियो आ गया, ठीक है, सभी का आ गया। ये देखिए जरा, दो सेक्शन ए और बी में अलग अलग ऊंचाई वाले छात्रों को नीचे दी गई तालिका में दर्शाया गया है। तो दो खंड हैं ए और बी, 1.6 मीटर की हाइट वाले लोग हैं
खंड ए में 9, खंड बी में 0। 1.68 ये कुछ भी मान लो, ये 1.5 मान लो। 1.68 वाले इतने, 1.64 वाले इतने, 1.69 वाले, 1.72, 1.78। चले आगे, सवाल दिखाऊं आपको। ये सवाल बताइए, अपनी अपनी ऊंचाई बताना भैया, कितनी है हाइट तुम्हारी? 170 से तो ज्यादा ही हो गए बॉयज तो। गर्ल्स की शायद 157 है आई थिंक, मुझे कंफर्म नहीं है। बॉयज की शायद 168 है आई थिंक। हाँ, जो यूपी कांस्टेबल में पूछी जाती है 160, 170 तो शायद उसमें है, दिल्ली पुलिस में है शायद, है ना? 170 से तो प्लस वाले ही हैं सभी। अच्छा, जो लोग ऐसे हैं ना, जैसे मान लो 168 हाइट चाहिए, और जिनका कभी 168 आ जाता है, कभी 167.5 आ जाता है, कभी 169 आ जाता है, भाई वो लोग कंफ्यूजन में रहते हैं कि यार पता नहीं हाइट का क्या होगा। उनके जीवन में नया कलेश, मेडिकल तक वो परेशान ही रहते हैं फिर। दुनिया भर के जड़ी बूटी खाते हैं, दुनिया भर की दवाई, किसी ने कहीं कुछ बता दिया, वो खा लिया। हर व्यक्ति का अपना अलग क्लेश चलता है। कह रहे सेक्शन ए में 1.68 मीटर ऊंचाई वाले छात्रों की संख्या सेक्शन ए में कुल छात्रों की संख्या से अनुपात। तो 1.68 वाले ये रहे 8, और सेक्शन ए में कुल छात्र सबको जोड़ो, कितना आएगा? 5 9 5 14, 14 8 22, 22 15 37, 37 8 45, 51, 51 और 4 55। तो क्या रेशियो आ गया? 8:55 का, ऑप्शन नंबर ए। एक रेलगाड़ी उसी दिशा में 4 किलोमीटर प्रति घंटे और 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहे दो व्यक्तियों को क्रमशः 12 सेकंड और 14 सेकंड में पार करती है। तो रेलगाड़ी की चाल बताइए क्या होगी? भाई, कोई रेलगाड़ी है, मान लो उसकी लंबाई को मैंने टी मान लिया, इसकी रफ्तार को एस मान लिया। ये व्यक्ति को पार करेगी जिसकी चाल है 4, फिर यही रेलगाड़ी दूसरे व्यक्ति को पार करेगी जिसकी रफ्तार है 6, और इसको तो 12 सेकंड में पार कर रही है और इसको 14 सेकंड में। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, कोई भी रेलगाड़ी जब किसी व्यक्ति को पार करती है तो क्या वो अपनी खुद की लंबाई को पार करती है? तो क्या ये रेलगाड़ी जब इस व्यक्ति को पार कर रही है तो अपनी लंबाई को पार करेगी, और जब इस व्यक्ति को पार कर रही है तब भी अपनी लंबाई को पार करेगी? भाई, दोनों केस में ट्रेन अपनी ही लंबाई को पार कर रही है। तो यहां से अगर मैं ट्रेन की लंबाई पता करता हूं तो चाल सापेक्ष गति कितनी हो जाएगी? s-4, और 5/18 से गुणा कर दो मीटर पर सेकंड के लिए, और समय कितना है? 12 सेकंड। और यहां से अगर मैं बात करता हूं ट्रेन की लंबाई की, तो दूरी है, सॉरी, चाल है s-6, सापेक्ष गति है ना, 5/18 से गुणा कर दो, और समय कितना है यहाँ? 14 सेकंड। तो ये भी ट्रेन की लंबाई और ये भी ट्रेन की लंबाई, चाल गुणा समय, चाल गुणा समय, दोनों को बराबर करके एस का मान निकाल दो। वही आपसे पूछा है, दोनों को बराबर करके क्या करो मेरे भाई? एस का मान निकाल दो। आप कहेंगे सर 5/18 से ये गया, 2 × 6 = 12, 2 × 7 = 14, 6s माइनस 6 × 4 = 24, 7s माइनस 7 × 6 = 42। तो ये 6 उधर जाएगा, 7 में से घटेगा s, ये 42 इधर आकर प्लस हो जाएगा। तो कितना आ गया? 16 और 2 18। आपका जवाब है ऑप्शन नंबर ए, 18 किलोमीटर पर आवर। आपने क्या करना है? उनकी लंबाई को बराबर कर देना है, दैट्स ऑल। नेक्स्ट, ए और बी की कीमत का रेशियो 5:9 है, सी और डी की कीमत का रेशियो 24:13 है, सी की कीमत बी से 1500 रुपए ज्यादा है और डी की कीमत 1300 रुपए है, तो ए की कीमत क्या होगी? करो कैलकुलेट, बताएंगे जल्दी से। बच्चे, आपको बोला है ए और बी का रेशियो कितना है? 5:9, और सी डी का रेशियो कितना है? 24 और 13।
आपसे उसने बोला है कि सी की कीमत बी से 1500 रुपए ज्यादा है, तो बहुत सारे लोग पता है क्या करेंगे, यहां पर इन दोनों का डिफरेंस लेंगे। नहीं ले सकते, क्योंकि ए और बी अलग अनुपात है, सी और डी अलग अनुपात है। तो यहां अगर आपने पढ़ा कि सी की कीमत बी से 1500 ज्यादा, तो यहां 5 और 24 और 9 का डिफरेंस मत ले लेना, क्योंकि ये दोनों अनुपात अलग अलग हैं। हमें सवाल को आगे पढ़ना है। उसने बोला कि डी की कीमत 1300 रुपए है, तो यहां से हम कहेंगे 13 यूनिट की वैल्यू 1300, एक यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी 100, तो 24 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 2400। अब हमें पता चल गया कि सी की कीमत 2400 रुपए है। अब थोड़ा ऊपर वाली लाइन पे आ जाओ। उसने बोला सी की कीमत 1500 रुपए ज्यादा है बी से, तो जो सी है ना वो बी से 1500 ज्यादा है। तो अगर मुझे बी की कीमत चाहिए तो भैया 2400 में से 1500 माइनस करना पड़ेगा, तो कितना आ जाएगा 900। अब फिर से पढ़ो। उसने बोला सी की कीमत बी से 1500 ज्यादा है, तो बी अगर 900 है, 1500 ज्यादा करेंगे तो सी 2400 मिलेगा। सही बात है। तो 9 यूनिट की वैल्यू 900, एक यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी 100, तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी 500। और यही हमसे पूछा था कि भैया ए की कीमत बता दो कितनी होगी, हम कहेंगे 500 रुपए है। कितनी है बच्चा 500। एक धनराशि साधारण ब्याज के तहत 5 वर्ष में 2.5 गुना हो जाती है, तो समान दर पे कितने वर्ष में 5 गुना हो जाएगी। सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज का क्वेश्चन है, ये कंपाउंड का नहीं है। सेम इसी तरह से दिखने वाला सवाल आपको चक्रवृद्धि ब्याज में भी मिल सकता है या मिलता है। वहां करने का तरीका अलग होता है और यहां पर करने का तरीका अलग होता है बच्चा। यहां क्या है कि प्रतिशत ब्याज, मान लो अगर कोई धनराशि n गुना होती है साधारण ब्याज में, तो उस पर मिलने वाला प्रतिशत ब्याज जो होता है ना, वो होता है n-1 इंटू 100%। कोई धनराशि अगर n गुना होती है तो उस पर मिलने वाला परसेंट इंटरेस्ट n-1 इंटू 100%। तो सवाल कहता है 5 साल में 2.5 गुना, तो n की वैल्यू 2.5 है। दिमाग में ही, कॉपी में नहीं, दिमाग में ही 2.5 को यहां पर रखो, तो 2.5 में से 1 गया 1.5, और 1.5 को 100 से गुणा करोगे कितना आएगा 150%। तो 150% ब्याज मिला है कितने साल में 5 वर्ष में। समझ में आया भाई। 2.5 गुने का मतलब है कि 2.5 को यहां पर रखा, 2.5 में से 1 गया 1.5, और 1.5 को 100 से गुणा किया तो 150% आ गया। तो 150% ब्याज 5 साल में। आपसे कह रहा है 5 गुना, 5 गुने को यानी कि यहां पर रखेंगे, 5 में से 1 गया 4, और 4 को 100 से गुणा करेंगे तो 400% ब्याज। आपसे बोला है 150% ब्याज 5 साल में, तो 1% ब्याज 5/150, यानी कि 1/30, तो 400% ब्याज कितने में, तो 400 गुणा 1/30, तो 40/3 कह लो, या 13 सही 1/3 कह लो। आपका जवाब है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलो। एक आयताकार प्रिज्म की ऊंचाई 25 सेंटीमीटर, चौड़ाई 22 और लंबाई 32, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। यूपीएसआई में पूछा गया सवाल है। अब जैसे ही आपने प्रिज्म देखी आप डर गए, और ये तो प्रिज्म पिरामिड वाले से पूछ लिया सवाल। दरअसल कोई भी आयताकार प्रिज्म घनाभ का रूप ही होती है। किसका रूप होती है बच्चा, घनाभ का ही रूप होती है। कोई भी आयताकार प्रिज्म घनाभ का ही रूप होती है। तो आप कहेंगे कि सर ये घनाभ है जिसकी ऊंचाई 25, चौड़ाई 22, लंबाई 32 है। और अगर इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कहेगा, तो जब भी घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल कहेगा, वो ये नहीं बोलेगा कि पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल या कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, बस बोल देगा पृष्ठ क्षेत्रफल बताओ घनाभ का। तो आपको उस केस में कुल पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना होता है। क्या निकालना होता है बच्चा, टोटल सरफेस एरिया। तो यहां पर आपको पता है कि किसी भी घनाभ के, अगर मैं आयतन की बात करता हूं तो मैं घनाभ बना दूं पहले, तो सारे फॉर्मूले चलो कर लेते हैं।
ठीक है, ये घनाभ होता है लंबाई ऊंचाई चौड़ाई, इसका वॉल्यूम क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, इसका चार दीवारों का क्षेत्रफल जिसको पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल या कर्ड सरफेस एरिया भी कहते हैं, वो होता है 2l+b/h। इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल या टोटल सरफेस एरिया होता है 2lb, bh और lh। और इसका डायगोनल विकर्ण जो होता है वो होता है √l² + b² + h²। और यही जो डायगोनल होता है यही होता है कमरे में रखी जा सकने वाली सबसे लंबी छड़, उसकी लंबाई डायगोनल ही होती है। तो आपको यहां कुल पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है जब केवल पृष्ठ क्षेत्रफल कहे, तो हमारा जवाब क्या होगा, 2 गुणा कर दो, दो को गुणा कर दो, 25 × 22 + 22 × 32 + 25 × 32। ठीक है, जल्दी से बता दो। 22 पंजे 110, 22 दूनी 44 और 11 55, 22 दूनी 44, 22 तिया 66 और 4 70, 25 दूनी 50, 25 तिया 75 और 5 80 गुणा 2। ठीक है भैया, जोड़ दीजिए इनको, 8 7 15 5 20, 2054 को 2 से गुणा करेंगे तो ये जाएगा 4108। भाई 54 दूनी 108 होता है ना, तो 4108 आपका सही जवाब हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट। तो यहां पर आपके ये फॉर्मूलेज मैंने थोड़े रिवाइज करा दिए, चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो। एक दुकानदार के 3 किलोग्राम वजन में 100 ग्राम कम है, उसने इसी गलत वजन का उपयोग करके 3 किलोग्राम आलू 46 रुपए में बेच दिए। विक्रेता के लिए आलू का क्रय मूल्य 12 रुपए प्रति किलोग्राम था, तो उसने आलू पर कितना प्रॉफिट कमाया। समझे सवाल, ये बड़ा प्रैक्टिकल है, बहुत प्रैक्टिकल है। आप सोचो, सवाल कह रहा है मैं दुकान पे गया, मैंने कहा भैया आलू दे दो 3 किलो, उसने मुझे 3 किलो आलू तोल कर दे दिए और मुझसे 46 रुपए ले लिए। लेकिन जो 3 किलो का बाट उसने यूज किया उसमें 100 ग्राम कम था, यानी कि 2.9 किलो आलू ही दिए उसने मुझे। उसने जो 46 रुपए में बेचे हैं वो 2.9 किलो आलू ही बेचे हैं। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर वो 12 रुपए पर किलो खरीद कर लाया है तो 2.9 किलो का क्रय मूल्य कितना होगा, 2.9 केजी का कॉस्ट प्राइस। तो आप कहेंगे सर 12 गुणा 2.9, भाई 1 किलो का क्रय मूल्य कितना है, 12 रुपए 1 किलो का, पर किलो बोला है ना, तो 3 किलो मैंने मांगे, उसने 100 ग्राम की गड़बड़ कर दी, तो 2.9 किलो ही तो दिए उसने मुझे। तो 2.9 किलो को खरीद के कितने में लाया होगा। आप कहेंगे 12 निम्मा 108, 12 दूनी 24 और 10 34, सर 34.8 रुपए में खरीद के लाया है 2.9 किलो को, और 2.9 केजी बेचे कितने रुपए में है, 46 रुपए में, 46 में। ये तो साफ कह रहा है 3 किलोग्राम में 100 ग्राम की गड़बड़ करी और ऐसा करके 3 किलोग्राम 46 रुपए में बेचे, यानी कि 2.9 किलोग्राम ही बेचे उसने 46 रुपए में, और खरीद के कितने में लाया था 34.8। तो प्रॉफिट कितने का हो गया, 46 माइनस 34.8, कितना हो गया बच्चा, 11.2 रुपीज का प्रॉफिट कमा लिया उसने। ऑप्शन नंबर सी। थोड़ा नया सवाल है तो देखना जरा इसे। 2.9 कहां से आया भाई, 3 किलो वजन की जगह 100 ग्राम कम वजन यूज कर रहा है, तो 100 ग्राम को अगर मैं किलो में बदलता हूं तो 1000 से डिवाइड करता हूं तो ये आता है 0.1 केजी, यानी कि आप समझो कि 3 किलो में 0.1 केजी कम दे रहा है वजन। तो कितना वजन दे रहा है फिर, 3 में से 0.1 माइनस कर दो, 2.9 किलो ही दे रहा है वो आपको। 25% ऑफ 720 प्लस 57 डिवाइड बाई ये करो, बॉड मास का रूल लगा के जल्दी से करो।
और ये ब्लॉक मेथड से भी कर सकते हो, जो मैंने ब्लॉक मेथड क्लास में अक्सर कराता हूं मैं। ब्लॉक मेथड यानी कि जब बहुत बड़ी कैलकुलेशन बोर्ड मास की आपके सामने हो, तो आप शुरुआत से चलो और जहां भी प्लस या माइनस दिखता चले वहां एक ब्लॉक लगा दो छोटा सा। जहां भी प्लस या माइनस दिखे छोटा सा ब्लॉक लगा दो बस। और इन ब्लॉक के बीच में जो भी कैलकुलेशन है उसको एक साथ कैलकुलेट कर सकते हो, तो आपके जो स्टेप हैं वो कम हो जाएंगे। आपको ऐसा नहीं है पहले ऑफ वाला करेंगे सब कुछ सेम लिखेंगे, फिर डिवाइड वाला करेंगे सब कुछ सेम लिखेंगे, एक पेज भर जाएगा। तो प्लस माइनस पे छोटा छोटा ब्लॉक लगाओ, उनके बीच में जो संख्या आ रही है एक ही साथ कैलकुलेशन करके लिख दो। जैसे पहले मैं इसको कैलकुलेशन करता हूं, 25% ऑफ 720 कितना होता है? 25% 1/4 कितना आएगा? 180। खत्म। अब इन दोनों ब्लॉक के बीच जो है इसे कैलकुलेट करो, तो ये है 57/19 गुणा, ऑफ वाला सॉल्व करिए जरा, ये कितना आएगा? गुणा ही है तो फिर 1/3 ऐसे भी कर सकते हो, 100/11 गुणा 33/25। गुणा का ही तो साइन है तो फर्क नहीं पड़ेगा। आप कहोगे 11 तिया 33, 25 चौकू 100, 3 से 3 गया, 4 बचा है बस, 4 सत्तू 28, 2 4 पंजे 20 और 2 22/19। 228/19 यहां से आ गया, और 15% ऑफ 300 को अलग निकाल दो, तो 15% ऑफ 300 कितना आ गया? 45। 45 यहां से मिला, तो इस ब्लॉक का आंसर 180, यहां से यहां तक का आंसर 228/19, और इसका आंसर है 45। आप अब सबको एक साथ जोड़ दो कि 180 प्लस जो ये वाला साइन है 228/19। कुछ गड़बड़ हुआ है क्या? पच्चीस चौके 100, 11 तिया 33, 3 से 3 गया। अच्छा, ये 19 तिया 57 भी तो काटना था हमें, ये तो कट जाता 19 तिया 57। अरे ये क्यों नहीं काटा तुमने? ये 4 तिया 12 बचेगा यहाँ पर। गलत बात है तुम्हारी, ये 12 बचेगा यहाँ पर। ठीक है, 12 और -45, तो कितना आएगा? 180 और 12 192, 192 -45, तो 12 में से 5 गए 7, 18 में से 4 गए 14, 147। कितना जवाब आ गया? बिल्कुल सही है। जब एक घन को उसके विकर्ण के लंबवत प्लेन पर काटा जाता है तो परिणामी अनुप्रस्थ काट क्रॉस सेक्शन का आकार क्या होगा? ऐसे क्वेश्चन आपके यूपी कांस्टेबल पिछले में बहुत आए थे। तो किसी भी घन को, बच्चे ये थोड़े से देखने वाली चीज है कि किसी भी घन को अगर मैं उसके डायगोनल के परपेंडिकुलर काटता हूं, उसके डायगोनल के परपेंडिकुलर काटता हूं, तो आप जरा मुझे बताइए, ये मान लो हो गया इसका एक डायगोनल, तो इसके परपेंडिकुलर अगर मैं काटूंगा तो एक ऐसा सरफेस 3D आकृति में आपको मिलेगा जो इसके हर फेस को टच करेगा, जो इसके बच्चे हर फेस को टच करेगा वो। ठीक है, तो कुल मिलाकर मैं यहां पर 3D आकृति है, मैं दिखा नहीं पाऊंगा, लेकिन याद रखना कि अगर विकर्ण के लंबवत आप अगर कुछ काटते हो तो एक ऐसी आकृति बनेगी जो इसके सारे फेस को टच करेगी। एक घन के कितने फेस होते हैं? 6 फेस, यानी कि एक ऐसी आकृति बनेगी जिसके 6 कॉर्नर होंगे, 6 कोने होंगे। भाई 6 फेस को टच करेगी तो 6 कोने बन जाएंगे उसके, और 6 कोने वाली आकृति को क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं उसको षट्भुज। क्या बोलते हैं? षट्भुज या फिर हेक्सागन। 6 भुजाओं वाली आकृति को हम बोलेंगे षट्भुज यानी कि हेक्सागन। ओके, ये मतलब थ्योरेटिकल क्वेश्चन है कुल मिला के। निम्नलिखित प्रश्न वाचक चिन्ह की जगह क्या आएगा? इसे कैलकुलेट करना है, कर लो इसे। भाई पॉइंट को हटाकर बटे 2 जीरो से रिप्लेस कर दो, पॉइंट को हटाकर बटे 2 जीरो से रिप्लेस कर दो।
और ये सारे के सारे परफेक्ट स्क्वायर हैं। 1296 किसका है? 36 का, बटे 100 का अंडर रूट 10 प्लस, सॉरी गुणा का साइन है, गुणा 2916 किसका अंडर रूट है? 2916, कोई बताएगा मुझे? 50 का क्या होता है? 2500। तो 50 से बड़ी संख्या चाहिए, और ऐसी संख्या जिसका यूनिट डिजिट 6 आए स्क्वायर करने पे। 54, 4 चौक 16, तो ये 54 का होता है, बटे 10 डिवाइड बाई 729 तो सभी जानते हैं 27 का होता है, बटे 10, और 5184। अब 5100 के आसपास कौन सा परफेक्ट स्क्वायर है जो आप बड़े प्यार से जानते हैं? 70 है क्या? 70 का कितना होता है? 4900, और ये तो 5100 है। तो आपको 70 से बड़ी संख्या चाहिए जिसका स्क्वायर का यूनिट डिजिट 4 होना चाहिए। तो क्या मैं 72 ले सकता हूं? 72, भाई 72 2 दूनी 4 होगा, तो ये 72 का ही होगा। 72 या 78, ये थोड़ा देखो। 72, क्योंकि 8 8 64 भी होता है, या तो 72 या 78, ये कंफर्म करके बताओ मुझे कि 72 का स्क्वायर 5184 होगा या 78 का होगा, क्योंकि 2 दूनी 4 होता है और 8 8 64 होता है। 72 ही होगा ना? क्यों? क्योंकि इसको जो 51 है ना, ये 7 के स्क्वायर के नजदीक है, तो इसीलिए छोटे वाली संख्या होगी। ओके, तो ये 72 बटा 10। अब आप कहेंगे 36 बटे 10 गुणा 54 बटे 10, और भाग के साइन को गुणा में चेंज करोगे तो ये पलट जाएगा, गुणा 72 बटे 10। 10 से 10 गया, 27 दूनी 54, और 72 दूनी 144 गुणा 36 डिवाइड बाई 10 धाम 100। तो 36 चौके 144, 36 चौके 144 और 14 158, 36 एकम 36 और 15 51, कितना आ गया? 51.84। कहीं ऑप्शन में है क्या? ये रहा ऑप्शन नंबर ए, मेरा बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है भाई, तो ये थोड़े परफेक्ट स्क्वायर नंबर निकालने, या तो कुछ नंबर आपको पता हो, या हिट एंड ट्रायल पता हो, या आपको परफेक्ट मेथड आता हो। किसी को नहीं पता तो जैसे 729 तो पता है, 1 से लेके 30 तक के स्क्वायर पता होने चाहिए, ये और ये। इसके लिए आपको रूल पढ़ना पड़ेगा स्क्वायर निकालने का, कि किस तरीके से घनमूल और वर्गमूल निकाले जाते हैं। चलिए, आज का होमवर्क क्वेश्चन बच्चे आपके लिए, स्क्रीनशॉट ले लो और इसका जवाब मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। ठीक है, उम्मीद करता हूं आज का प्रैक्टिस सेट अच्छा रहा होगा। बाकी मुलाकात होगी कल एक और बढ़िया प्रैक्टिस सेट के साथ। थैंक यू, हैव अ गुड डे, जय हिंद।